दोस्तों आज की वीडियो में हम लौस की सैर के साथ साथ इस मुल्क के बारे में वो तमाम बातें जानेंगे जो आज से पहले आप लोग यकीनन नहीं जानते होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लौस की कदीम तारीख को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे क्योंकि लौस की तारीख कंबोडिया वियतनाम से मिलती जुलती है। लौस के अगर हम रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 2,37,955 मरबा किलोमीटर है, जो इसे अपने रकबे के हवाले से दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क का 98% रकबा खुश्की जबकि इसके 2% हिस्से पर पानी है। पानी से मुराद यहाँ दरिया नदी नाले हैं। इस मुल्क की आबादी 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 67,58,353 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया में 104 नंबर था। लौस दुनिया के इन 43 ममालिक में से एक है जिनको किसी भी तरफ से समुद्री हदूद नहीं लगती। ये एक ज़मीन बंद मुल्क कहलाया जाता है। वियतनाम इसका दारुलकुमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का आज़ाज़ रखता है। इस शहर को 9वीं सदी ईस्वी में दरियाए मेकांग के किनारे थाईलैंड की सरहद की जानब बसाया गया था। ये शहर 1553 में बर्मा और 1827 में थाईलैंड का दारुलकुमत भी रह चुका है। लौस के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो लौस का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया लौस है। लौस और फ्रांसीसी इस मुल्क की सरकारी ज़ुबानों का दर्जा रखती हैं। दीगर ममालिक से आने वाले लोग अंग्रेज़ी के ज़रिए बातचीत करते हैं, जबकि इन 3 ज़ुबानों के अलावा मज़ीद ऐसी ज़ुबानें हैं जो इस मुल्क में आज भी बोली जाती हैं। इनमें बाज़ ज़ुबानों के बोलने वालों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने अपनी मादरी ज़ुबानों को बिल्कुल नहीं भुलाया। इन ज़ुबानों में हमूंग और हामों काफ़ी ज़्यादा तादाद में बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। लौस के अगर हम मज़हब की बात करें तो बुद्धिज़्म इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसको मुल्क की आबादी के 64.7% लोग मानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मज़हब यहाँ ताई है, जिसे मुल्क की आबादी के 31.4% लोग मानते हैं, जबकि 1.7% मसीही आबादी भी इस मुल्क में मुकीम है। 0.8% मुस्लिम और 1.3% दिगर मज़हब के मानने वाले लोग हैं। लौस में बसने वाले अगर नस्ली कबाइल की बात की जाए तो इस मुल्क के 53.2% आबादी लौ कबीले से तलक रखती है। 11% खामू, 9.2% होंग, 3.4% सौटे, 3.1% ताई, जबकि 13.4% दिगर कबाइल से तलक रखने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। लौस की करेंसी को लाउकीप कहा जाता है। इनकी करेंसी दुनिया के कमज़ोर करेंसी वाले ममालिक में शुमार की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 72.4 कीप आ जाएंगे, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में आने वाले कीप की तादाद 125.87 होगी। प्लस 856 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और LA इस मुल्क का डोमेन नेम है। लौस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3,525 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। सियाहत का शोबा इस मुल्क में पिछले कुछ ही सालों से इस कदर तरक्की कर रहा है कि हर साल आने वाले सियाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 42,39,000 अफराद थी। सियाहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह माना जाता है। हुकूमत सियाहत के शोबे में मज़ीद इस्लाहात कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाहों को अपने मुल्क में लाया जा सके। दरियाई मेकांग जो कि चीन के सूबे तिब्बत से निकलता है, चीन के सूबे हनान और म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड और लौस के दरमियान सरहद को तश्कील देता है। फिर ये वियतनाम और कंबोडिया से होता हुआ बहरे जनूबी चीन में जा गिरता है। मेकांग दरिया दुनिया के अजीम तरीन दरियाओं में से 10वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस दरिया की लंबाई 4,880 किलोमीटर है। इस दरिया के साथ वाक़या इलाका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला इलाका माना जाता है। लौस की 75% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। ज़राअत के शोबों में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा काश्त की जाने वाली फसल चावल है, जो तकरीबन पूरे मुल्क में 80% ज़राई रकबे पर काश्त किया जाता है। चावल के अलावा 2 बड़ी काश्त की जाने वाली फसलें काफ़ी और फ्यून है। फ्यून के हवाले से एक बात यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1994 में ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क था। हालिया अंदाजों के मुताबिक ये आज भी दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा अफ्यून पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है। इनके अलावा दीगर काश्त की जाने वाली फसलों में कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, मकई, शक्करकंदी और दीगर फल और सब्जियां नुमाया है। लौस की फ़ौज 1,30,000 अफराद और 25 टैंकों पर मुश्तमिल है। फ़ज़ाई फ़ोर्स 3500 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनके पास सिर्फ 16 जंगी तैयारे हैं। मुल्क में अफ्यून की पैदावार होने की वजह से मुल्क की आबादी के बेशतर नौजवान नशे की लत में मुब्तला हैं। 2007 में इस मुल्क में इंसानों की औसत उम्र 56 साल थी, जो अब बढ़कर 66 साल तक पहुंच चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह सेहत की बुनियादी सहूलियात का मिलना है।
ملک میں نشے کی روک تھام کے لیے اب حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے تاکہ نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ پہلے اس ملک میں صرف 1/3 آبادی ہی پڑھنا لکھنا جانتی تھی، مگر اب تعلیم کے شعبے میں تیزی سے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تعلیم کی شرح بڑھا کر 73% تک پہنچ چکی ہے۔ نوجوان جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ملک میں اچھی جابز نہ ملنے کی وجہ سے ملک کو چھوڑ کر کسی نہ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، پاکستان سے لوس بازریہ ہوائی جہاز آنے جانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے بآسانی لگ جاتے ہیں۔ پاکستان سے لاؤس جانے کے لیے آپ کو ریٹرن ٹکٹ 60 سے 70 ہزار تک بآسانی مل جائے گی۔ اس سے کم اور زیادہ قیمت پر بھی آپ کو ٹکٹس اویلیبل ہوں گے۔ آن سیزن اور آف سیزن آپ کو اس سے کم اور زیادہ قیمت پر بھی ٹکٹ مل جائیں گے۔ لاؤس میں رہائش پاکستان سے بھی سستی ہے۔ آپ کو وہاں اچھے ہوٹل میں 500 سے لے کر 2000 تک بآسانی کمرہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں حلال فوڈ کا خیال ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انڈین مسلم کی جانب سے لاؤس میں بے شمار ریسٹورنٹ کھولے جا چکے ہیں، جہاں آپ کو نہایت ہی مناسب دام کے بدلے پیٹ بھر کر کھانے کے لیے حلال فوڈ بآسانی مل جائے گا۔ بھارتیوں کو لاؤس میں جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انڈیا کے لیے لاؤس نے ویزا ان ارائیول کی سہولت رکھی ہے، جہاں یہ لوگ $40 کے بدلے میں لاؤس کا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں لاؤس کی ایمبیسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے دوست پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اس نے پاکستانیوں کو ویزا ان ارائیول کی سہولت رکھی تھی۔ اب بھی اگر کوئی پاکستانی وہاں جانے کا شوق رکھتا ہو تو وہ ملیشیا، چین یا تھائی لینڈ میں واقع لاؤس کی ایمبیسی سے ویزا حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر اس کی تاریخ کی بات کریں تو فرانس نے 1893 میں اپنے پہلے سے قائم کردہ فرانسیسی ہند چین ریاست میں لاؤس کو شامل کیا تھا۔ 19 جولائی 1950 کو لاؤس نے فرانسیسی ہند چین یعنی فرانسیسی سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ 22 اکتوبر 1953 کو فرانس نے لاؤس کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور اگلے سال 1954 میں کمبوڈیا کو آزادی دیتے ہوئے فرانسیسی ہند چین ریاست کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ 1953 میں لوشن سول وار کا آغاز ہوا۔ یہ وہی جنگ تھی جسے ویتنام سول وار کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شمالی ویتنام اور پٹھت لاؤ نے اپنی آزادی کی جنگ کنگڈم آف لاؤس اور جنوبی ویتنام کے خلاف لڑی۔ اس جنگ میں امریکہ، تائیوان، فلپائن اور تھائی لینڈ نے کنگڈم آف لاؤس اور جنوبی ویتنام کا ساتھ دیا تھا، جبکہ سوویت یونین اور چین نے پٹھت لاؤ اور شمالی ویتنام کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ اپنے آغاز سے لے کر 1970 تک یعنی 22 سال تک جاری رہی۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں اپنی مخالفت کی خاطر یہ سرزمین اور یہاں کے باسیوں کو سول وار کے ذریعے ایک دوسرے کا قتل کرنے پر مجبور کرتی رہیں۔ اس جنگ میں پٹھت لاؤ اور شمالی ویتنام کی فتح ہوئی۔ 2 دسمبر 1975 کو سیساک وارٹن کو پورے لاؤس کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ 14 اگست 1991 کو لاؤس کا موجودہ آئین منظور کیا گیا تھا۔ 23 جولائی 1997 کو لاؤس جنوبی مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔